बहुत समय पहले की बात है। हरियाली नगर नाम के गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे। एक भाई का नाम राज और दूसरे का नाम वीर था। दोनों का चेहरा एक जैसा था, लेकिन स्वभाव एकदम विपरीत। राज सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती था, जबकि वीर चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज था। गांव वाले राज को बहुत पसंद करते थे और उसका सम्मान करते थे। वही वीर के झूठ और चालबाजियों से वे हमेशा परेशान रहते थे। वीर इसी बात से अपने भाई राज से नफरत करता था। वो हमेशा देखता था कि गांव वाले जब देखो तब राज की तारीफ करते थे। इसीलिए वीर हमेशा गांव वालों के सामने राज का नाम खराब करने की कोशिश में लगा रहता था। एक दिन इसी तरह वीर गांव के बाजार के पास से गुजर रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ गांव वाले राज की ईमानदारी की तारीफ कर रहे होते हैं। देखो ना भाई, कैसा घोर कलयुग आया है। एक ही घर के दो भाई होते हुए भी दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। हाँ भाई, वो भी दोनों जुड़वा है। कहाँ राज नेक दिल और सबकी मदद करने वाला, और कहा वो ठग वीर, उसको देखकर तो मन करता है तुरंत पुलिस के हवाले करवा दूं। हाँ भाई, ठीक कहा तुमने। अगर वीर अपने भाई को देखकर नहीं सुधरा तो आज नहीं तो कल वीर पक्का जेल जाएगा। दोनों की बातें सुन वीर को बहुत गुस्सा आता है और वो इन दोनों को सबक सिखाने की सोचता है। बहुत बुरा हूं ना मैं। रुको, आज दोनों को दिखाता हूँ कि राज कितना अच्छा है और मैं कितना बुरा हूँ। वीर दोनों के सामने राज बनकर जाता है। नमस्ते चाचा, क्या हाल है? और धंधा पानी कैसा चल रहा है? किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो बताना जरूर, हिचकिचाना मत। पहले तो दोनों थोड़ा आश्चर्य से वीर को देखने लगते हैं, क्योंकि दोनों को समझ नहीं आता कि यह राज है या वीर। अरे चाचा, डरिए मत, मैं हूँ राज। अरे हाँ राज बेटा, हमें तो पता है कि तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारा नालायक भाई किसी से प्यार से बात कर ही नहीं सकता है। सही कहा श्याम भाई तुमने। वीर और इतने आदर सम्मान से बात, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोनों के मुंह से खुद के लिए इतनी खरी खोटी सुन वीर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो शांत रहकर सोचता है। कर लो जितनी बदनामी करनी है, अभी तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। हाँ, सही कहा चाचा आपने। हमारे पिताजी भी इस वीर से परेशान हो गए हैं, पर क्या करे, आखिर उनका बेटा है, वो भी कुछ नहीं कर पाते। चलो चाचा, उस बदतमीज की बात छोड़िए और बताइए, धंधा सही चल रहा है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ राज बेटा, सब मस्त चल रहा है राम जी की कृपा से। और तुम सुनाओ, कुछ खाओगे क्या? सेब खा लो, एकदम ताजा है। हाँ राज बेटा, केले खा लो, बहुत मीठे हैं। वीर अपने मन ही मन में सोचता है। अब तुम दोनों को दिखाता हूँ राज कितना अच्छा है। वैसे भूख तो लगी है। ठीक है चाचा, चलो कुछ केले और सेब खा ही लेता हूँ। इतना बोलते ही वीर दोनों के ठेलों से केले और सेब खाना शुरू कर देता है। उसको खाते देख श्याम सोचता है। अरे बाप रे बाप, राज खा तो ऐसे रहा है जैसे इसने कई सालों से कुछ नहीं खाया। अगर इसको किसी ने रोका नहीं तो ये तो पूरा ठेला ही खाली कर देगा। वीर जो खाना शुरू करता है, दोनों के ठेले पर एक भी ना तो केला छोड़ता है और ना ही सेब। अब पेट भर गया। धन्यवाद चाचा, मजा आ गया। चलो चाचा, अब चलता हूँ, अभी सीमा मौसी के यहाँ भी जाना है खिचड़ी खाने। क्या कहा राज बेटा, तुम अभी और खाओगे? हाँ चाचा, सीमा मौसी के यहाँ पहुँचते पहुँचते तो सब हजम हो जाएगा। इतना बोलकर वीर वहां से निकलकर थोड़ी दूरी पर जाकर छुप जाता है। कमल और श्याम राज के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां सच में राज आ जाता है। नमस्ते चाचा, और क्या हो रहा है? लगता है आज धंधा अच्छा हुआ है। दोनों के ठेले खाली हो गए हैं। राज को देख दोनों को लगता है यह वीर है। लो, अभी एक मुसीबत खत्म हुई नहीं थी, अब ऊपर से ये आ गया। श्याम काका की बात राज को कुछ समझ नहीं आती है। क्या हुआ काका? आप किस मुसीबत की बात कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम ये बताओ कहाँ से शरारत करके आ रहे हो? नहीं काका, आप शायद कुछ गलत समझ रहे हो। ये मैं हूँ राज, वीर नहीं। मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ। राज की ये बात सुन दोनों श्याम और कमल चौंक जाते हैं। क्या कहा तुमने? तुम राज हो? तो वो कौन था जो अभी हमारे ठेले खाली करके गया है? राज समझ जाता है कि वीर श्याम और कमल काका के यहाँ कोई शरारत करके गया है, तभी दोनों इतने परेशान नजर आ रहे हैं। काका, ये सच में मैं हूँ राज। वो पक्का वीर होगा जो आपके यहाँ कोई शरारत करके गया है। बेटा, तुम शरारत की बात कर रहे हो? उसने हमारा पूरा ठेला ही खाली कर दिया खा खा कर। काका, पर आप लोगों को जब पता है कि वीर इतना मस्तीखोर है, तो आपने उसे यहाँ खाने क्यों दिया? बेटा, हमारी मति मारी गई थी। उसकी भोली भाली बातों से हमें लगा कि वो तुम हो, तो हमने उसे कुछ खाने को कह दिया। हाँ बेटा, हमारे कहते ही फिर क्या था। उसने जो खाना शुरू किया तब तक नहीं रुका, जब तक सब खाली नहीं हो गया।
अगर ऐसी बात है तो मैं आज घर पर जाकर उसका नाम पिताजी से जरूर बोल दूंगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ बेटा, जरूर बताना, क्योंकि उसने आज हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। जब राज श्याम और कमल काका से बात कर ही रहा होता है, तभी वीर दूर से दोनों को चिढ़ाने लगता है। क्या हुआ काका? और करोगे मेरी बुराई? और राज, अगर तुमने पिताजी से मेरी शिकायत की तो मैं कल फिर से इन्हें और परेशान करूंगा। रुको वीर, यहाँ आओ और दोनों जान से माफी मांगो। मैं नहीं आने वाला। और मैं माफी क्यों मांगू? मैं तो चुपचाप यहां से जा रहा था। यही दोनों मेरी बुराई कर रहे थे। फिर वहां से वीर भाग जाता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज इसका पिताजी को नाम बोल दूंगा और आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने बोल दूंगा। हाँ बेटा, नुकसान तो हुआ है, और अगर तुम्हारे पिताजी उसकी भरपाई कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर राज भी वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है ताकि वो जाकर वीर की शिकायत कर सके। राज फटाफट अपने घर पहुंच जाता है और देखता है उसके पिताजी बिस्तर पर बैठकर कुछ सोच रहे हैं। पिताजी, आज फिर से वीर ने गांव वालों को परेशान किया है। अब क्या किया इस वीर ने? पिताजी, आज वीर ने मेरा नाम लेकर श्याम काका और कमल काका के सारे केले और सेब खा लिए और बाद में चिढ़ाकर वहां से भाग गया। अब क्या करूं मैं इस वीर का? जब देखो तब किसी ना किसी को परेशान करता रहता है। हाँ पिताजी, आपको वीर को कोई सबक सिखाना चाहिए, वरना वो हर रोज किसी ना किसी को परेशान करता रहेगा। आज उसने श्याम काका और कमल काका का जो नुकसान किया है उसका अब आपको नुकसान भरना पड़ेगा। वो तो भरना ही पड़ेगा बेटा, पर आज उसको आने दो, उसको इसकी सजा जरूर दूंगा। पिताजी बैठकर वीर का इंतजार करने लगते। थोड़ी देर बाद वीर घर आता है। वीर जब घर आता है तो पिताजी को इतना गुस्से में देख समझ जाता है कि राज ने उसका नाम बता दिया है। लगता है इस राज ने पिताजी को आज बाजार वाली बात बता दी है। अब तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। वीर को देखते ही उसके पिताजी भी बिस्तर से खड़े हो जाते हैं और उसको चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आ गया नालायक, मिल गया तुझे घर आने का समय। भर गया तेरा मन पूरे गांव वालों को परेशान करके। क्या हुआ पिताजी? आप इतने गुस्से में क्यों हो? वाह बेटा, इतना भोला मत बन। परेशान हो चुका हूं मैं तेरी शिकायतें सुन सुनकर और लोगों को हर्जाना भर भर कर। आज तूने श्याम और कमल के साथ क्या किया? अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? पिताजी, हर्जाना भरने की जरूरत नहीं है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो दोनों मेरे बारे में गलत बातें कर रहे थे तो मैंने तो उनको सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। बेटा, एक व्यक्ति अगर गांव का बोल देता कि तू गलत है तो मैं सोचता शायद वो गलत है, पर सारे के सारे गांव वालों को तेरी वजह से परेशानी है। जिसके मुंह से सुनो सब एक ही बात बोलते हैं। दोनों जुड़वा भाई हैं, परंतु राज कितना सीधा है और वीर कितना टेढ़ा। अब तू बता, मैं तेरी अकेले की बात मानूं या सारे गांव वालों की? पिताजी को इतने गुस्से में देख वीर समझ जाता है कि आज माफी मांगने में ही भलाई है। ठीक है पिताजी, अगर आपको लग रहा है मैं गलत हूं तो मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। ये बात तू मुझे कितनी बार बोल चुका है, पर कभी अपनी बात पर अटल रहा है। सीख कुछ अपने भाई से। तेरे ही उम्र का है ना वो भी। वो तो नहीं करता किसी को तंग, उसकी कोई शिकायत नहीं करता, और नहीं तो गांव वाले उसकी तारीफ में कहते हैं कि बेटा हो तो राज जैसा। राज की इतनी तारीफ सुन वीर को और गुस्सा आने लगता है। वीर अपने मन ही मन में सोचता है। हाँ, मुझे पता है वो कितना भोला है। तभी तो मुझे फंसाने उसे मजा आता है। समय आने दो, उसे मैं अच्छा मजा सिखाऊंगा। क्या सोच रहा है? अगर अब मुझे तेरी एक भी शिकायत आई तो मैं तुझे तेरे छोटे चाचा के यहां छोड़ आऊंगा। वहां जब तेरे चाचा तुझे खेतों पर काम करवाएंगे तो तू लोगों को परेशान करना भूल जाएगा। पिताजी की ये बात सुन वीर समझ जाता है कि इस समय पिताजी की हाँ में हाँ करने में ही फायदा है। ठीक है पिताजी, अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। चल ठीक है, आज तो माफ करता हूं, पर मेरी ये बात याद रखना, अगर किसी की शिकायत आई तो तू जाएगा छोटे चाचा के यहाँ। हाँ पिताजी, नहीं करूंगा किसी को भी परेशान। अगर करूंगा तो आपको जो सही लगे करना। पिताजी तो मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, पर वीर के मन में राज के लिए गुस्सा कम नहीं होता है। वो किसी भी तरह राज से अपना बदला लेने की सोचता है। पिताजी से डांट खिलाकर राज को बहुत मजा आया है ना। अब देखो मैं उसे कैसे मजा चखाता हूँ। पर फिलहाल कुछ दिन थोड़ा शांत होना पड़ेगा, वरना पिताजी छोटे चाचा के यहाँ भेज देंगे। इस तरह कुछ दिनों तक वीर बिना किसी को परेशान किए गांव में घूमता रहता था। फिर कुछ दिनों बाद गिरिधर नाम का एक व्यापारी गांव में आता है, जिसे इस गांव में एक आभूषण की दुकान खोलनी थी और जिसे अपने लिए एक मेहनती और ईमानदार लड़का चाहिए था, जो उसके लिए उसके दुकान में काम कर सके।
व्यापारी आते ही सबसे पहले गांव के मुखिया से मिलने जाता है ताकि वो उनसे गांव में दुकान खोलने की इजाजत ले सके। नमस्ते मुखिया जी, मेरा नाम गिरिधर है। मैं बगल वाले गांव से आया हूँ। मैं आपके गांव में आभूषण की दुकान खोलना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं गिरिधर बेटा, ये तो काफी अच्छा रहेगा। इससे तो हमारे गांव वालों को भी काफी फायदा होगा। हाँ तो मुखिया जी, मुझे गांव के बाजार में कोई जगह दिला देते तो काफी अच्छा होता। ठीक है, मैं तुम्हें गांव के बाजार में एक दुकान दिलवा देता हूँ। मुखिया जी, मुझे आपकी एक और मदद चाहिए थी। हाँ, बोलो ना बेटा, किस प्रकार की मदद की जरूरत है तुमको? मुखिया जी, आप मुझे दुकान के लिए जगह तो दिलवा रहे हो सके तो भरोसेमंद और मेहनती लड़का भी बता दीजिए जो मेरे दुकान में काम कर सके। ईमानदार और मेहनती शब्द सुनते ही मुखिया के दिमाग में राज का ख्याल आ जाता है। हाँ, क्यों नहीं बेटा, हमारे गांव में एक लड़का है राज नाम का, जो तुम्हारे दुकान पर काम करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। पर मुखिया जी, राज भरोसेमंद रहेगा ना काम करने के लिए, क्योंकि सोने चांदी के आभूषण के बीच काम करना है। हाँ बेटा, तुम उसकी फिक्र मत करो। पूरे गांव में उसके इतना भरोसेमंद लड़का तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है मुखिया जी, अगर आपको सही लग रहा है तो जरा मेरे तरफ से बात कर लीजिए राज से इस सिलसिले में। ठीक है गिरिधर बेटा, मुझे राज जैसे ही मिलता है, मैं उससे तुम्हारी दुकान में काम करने के बारे में पूछ लूंगा। गिरिधर मुखिया को धन्यवाद कह के वहां से चला जाता है। फिर क्या था, मुखिया गिरिधर के दुकान के बारे में बात करने बाजार की तरफ चला जाता है। जब मुखिया बाजार की तरफ जा रहा होता है, तभी वो वहां झाड़ के नीचे राज को बैठा देखता है। राज को देख मुखिया सोचता है, चलो अच्छा है, राज मुझे यही मिल गया। जाकर उससे गिरिधर के दुकान में काम करने के बारे में बात कर लेता हूँ। मुखिया राज से बात करने उसके पास पहुंच जाता है। राज बेटा, क्या तुम आभूषण की दुकान पर काम करोगे? यहाँ मुखिया से भी एक गलती हो गई थी। उसने वीर को राज समझ लिया था। मुखिया की ये बात सुन वीर पहले कुछ भी जवाब नहीं देता और थोड़ी देर सोचने लगता है। लगता है मुखिया काका ने मुझे राज समझ लिया है। चलो पहले इनकी पूरी बात सुन लेता हूँ। अगर मेरे कुछ काम की बात रही तो मैं इन्हें नहीं बताऊंगा कि मैं वीर हूं। बोलो बेटा राज, क्या सोच रहे हो? बड़ा ही अच्छा मौका है। अपने गांव में गिरिधर नाम का एक व्यापारी आभूषण की दुकान खोलने वाला है और उसे अपने दुकान पर काम करने के लिए कोई भरोसेमंद और मेहनती लड़का चाहिए था। तो मैंने उसे तुम्हारा नाम बोल दिया है। वीर जब देखता है कि मुखिया को भी राज पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, तो वो मुखिया से जानबूझकर वीर को दुकान पर लगाने की बात करता है। मुखिया काका, फिलहाल मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। आप बोलो तो मैं वीर को बोल देता हूँ, वो आ जाएगा दुकान पर काम करने। नहीं बेटा, कहीं तुम पगला तो नहीं गए हो? गलती से भी उस वीर को मत बोल देना। उसके भरोसे तो मैं मेरे घर की बकरी को भी ना छोड़ूं। और तुम उसको आभूषण की दुकान पर काम पर लगाने बोल रहे हो। अपनी ऐसी बुराई सुन वीर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। देखो बेटा राज, अगर तुम करना चाहते हो तो बोलो, वरना मैं किसी और को बोल देता हूं। देखो बेटा, आभूषण की दुकान है, यानी तुम्हें वो व्यापारी वेतन भी अच्छा देगा। इस समय वीर मुखिया को सबक सिखाने का सोचने लगता है। एक काम करता हूं, मैं अभी मुखिया काका को हाँ बोल देता हूं और राज को किसी तरह शहर भेज देता हूं। और जैसे ही व्यापारी के यहाँ काम पर जाऊंगा, उसके यहाँ से उसका सारा सामान लेकर भाग जाऊंगा। इससे मेरा भी फायदा हो जाएगा और जब पुलिस को बुलाया जाएगा तो पुलिस राज को पकड़ लेगी। और जब तक राज उनको सारी सच्चाई बताएगा, तब तक मैं गांव छोड़ कहीं दूर भाग जाऊंगा। ठीक है काका, मुझे मंजूर है। कब से जाना होगा दुकान पर? ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। मैं आज उस व्यापारी को अपने गांव के बाजार में दुकान दिला देता हूं। तो तुम एक काम करना, तुम कल से उसके यहाँ काम पर चले जाना। ठीक है काका, मैं कल से दुकान पर काम करने चला जाऊंगा। पर मेरी आपसे एक अनुरोध है कि आप मैं दुकान पर काम करने वाला हूं, वो पिताजी से मत कहना। क्यों बेटा, तुम तो काम करने जा रहे हो, इसमें क्या छुपाना? नहीं काका, हमारे पिताजी हम बच्चों के काम करने के सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक तुम लोगों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं बताऊंगा, पर तुम कल से चले जाना याद से दुकान पर। ठीक है काका, मैं चला तो जाऊंगा, पर मैं उनको कैसे पहचानूंगा? तुम बस कल बाजार में चले जाना, वहां रामू चाय वाले के बगल वाली दुकान के पास खड़े हो जाना। बाकी मैं गिरिधर को बोल दूंगा तुम आने वाले हो, वो तुम्हें पहचान लेगा।
ठीक है काका, तो मैं कल मिलता हूँ गिरिधर सेठ से। फिर वहां से मुखिया बाजार की ओर निकल जाता है, पर वीर वहीं बैठकर राज को गांव से बाहर भेजने की योजना बनाने लगता है। कल अगर मुझे व्यापारी के यहाँ राज बनकर जाना है तो मुझे राज को गांव से आज रात को ही बाहर भेजना पड़ेगा। और पिताजी भी आज घर पर नहीं है, तो उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। एक काम करता हूँ, राज को बोल दूंगा कि शहर वाले चाचा ने उसे बुलाया है। वैसे भी चाचा उसको बहुत मानते हैं, तो वो बिना हाना किए उनके यहाँ जाने तैयार हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो, अब जल्दी जल्दी घर जाकर राज को चाचा के यहाँ भेज देता हूँ। वीर फटाफट घर पहुंच जाता है और जाते ही राज को शहर वाले चाचा के यहाँ जाने के लिए मनाने लगता है। राज, चलना हम शहर वाले चाचा के यहाँ जाके आते हैं। बहुत दिन हो गए उनके यहाँ हम नहीं गए। हाँ वीर, ये तो तूने सही कहा। हमें चाचा के यहाँ जाकर बहुत दिन हो गए हैं। मेरा तो ठीक है, पर तू तो चाचा का सबसे पसंदीदा भतीजा है। तुझे तो चाचा के यहाँ जाते रहना चाहिए। हाँ, पर पिताजी भी घर पर नहीं है। उनको बिना बताए कैसे चले जाए? अरे तू उनकी फिक्र छोड़, चाचा के यहाँ ही जा रहे हैं ना। और वैसे भी चाचा के यहाँ जाने पर थोड़ी पिताजी चिल्लाएंगे। बात तो तेरी सही है। चल वीर, एक काम करते हैं, हम दोनों आज ही चाचा से मिलने शहर के लिए निकलते हैं। हाँ चलो, फटाफट तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। राज जैसे ही तैयार होने जा रहा होता है, तभी वीर उसे रोक कर कहता है। अरे राज, एक छोटी सी दिक्कत है। क्या हुआ? अब क्या दिक्कत आ गई तुझे? भाई, मुझे कल थोड़ा बाजार में काम है। एक काम करते हैं, तू अभी निकल जा, मैं कल आ जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, दोनों कल साथ में निकल जाएंगे। राज की ये बात सुन वीर सोचता है। अगर ये कल तक यहाँ रुक गया तो मेरे सारे योजना पर पानी फिर देगा। नहीं भाई, तुझे रुकने की क्या जरूरत है। तू तो जानता है कि तू चाचा का सबसे प्रिय है। तुझे वो देखकर बहुत खुश होते हैं, तो तू आज चला जा। मेरा क्या है, मैं कल काम पूरा करते ही चाचा के घर के लिए निकल जाऊंगा। किसी तरह वीर बहला फुसला कर राज को आज के दिन ही चाचा के यहाँ निकलने तैयार कर लेता है। फिर क्या था, राज अपने सामान की बैग लेकर चाचा के घर के लिए निकल जाता है। चलो, राज तो गया। अब मैं कल राज बनकर व्यापारी के यहाँ का सारा सामान लेकर गांव छोड़कर भाग जाऊंगा। और राज्य के गांव लौटते ही पुलिस राज को पकड़ लेगी। फिर अगली सुबह वीर बाजार में जाकर रामू चाय वाले के दुकान के पास खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद गिरिधर व्यापारी वहां आता है और वीर को वहां खड़ा देख सोचता है, यही राज है। बेटा, क्या तुम्हारा नाम राज है? वीर उस व्यक्ति से राज का नाम सुन समझ जाता है कि यही है वो व्यापारी जिसके आभूषण की दुकान पर काम करने मुखिया काका राज को भेज रहे हैं। हाँ, मैं हूँ राज। और आप कहीं गिरिधर सेठ तो नहीं? हाँ बेटा, मेरा नाम गिरिधर है। मेरे बारे में तुम्हें मुखिया जी ने बोला होगा। हाँ, मुखिया काका ने बोला था कि तुम रामू चाय वाले के यहाँ खड़े रहना। गिरिधर सेठ जी आएंगे और मुझे उनके साथ जाकर उनकी आभूषण की दुकान में काम करना होगा। हाँ बेटा, मैं वही हूँ। क्या तुम तैयार हो मेरे दुकान पर काम करने? हाँ सेठ जी, मैं तैयार हूँ आपके आभूषण की दुकान में काम करने। बेटा, मुझे सेठ मत बोलो, तुम मुझे गिरिधर काका बोल सकते हो। ठीक है काका, चलिए दुकान पर चलते हैं। फिर क्या था, गिरिधर और वीर दोनों गिरिधर के दुकान पर पहुंच जाते हैं। वीर जब गिरिधर के दुकान में जाता है तो वहां की चकाचौंध देखकर हैरान रह जाता है और इतने सारे जवाहरात देख उसके मन का लालच और बढ़ जाता है। देखो बेटा, तुम्हें यही काम करना है। मुझे मुखिया जी ने बताया है कि तुम गांव के सबसे भरोसेमंद लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हारे भरोसे में ये दुकान छोड़कर मेरे दूसरे दुकान पर चला जाऊंगा, तो जरा दुकान का ध्यान रखना। हाँ काका, आप चिंता मत कीजिए। मैं राज हूँ, इस गांव का सबसे ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद लड़का। तो आप बिना किसी चिंता ये दुकान मेरे भरोसे छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं जा रहा हूँ मेरी दूसरी दुकान का जायजा लेने। जैसे मुझे वहां से समय मिलता है मैं यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है काका, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं दुकान का बरोबर ध्यान रखूंगा। गिरिधर उसकी ये बातें सुन निश्चित होकर वहां से चला जाता है। वाह, क्या नसीब चमकी है। अब मैं यहाँ का सारा सामान लेकर भाग जाता हूँ। और मेरे बदले फंसेगा कौन? वो सबका चहिता राज। बहुत भरोसा है ना गांव वालों को उस पर। देखता हूँ आज के बाद कैसे करेंगे उसकी तारीफ। वीर फटाफट दुकान का सारा सामान एक बैग में भर लेता है। चलो, अब यहाँ से निकल जाता हूँ। कहीं गिरिधर काका आ गए तो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। वीर वहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाता है। वीर फटाफट गांव छोड़ने के लिए गांव के बाहर वाले बस अड्डे पर पहुंच जाता है। वीर जब वहां खड़े होकर बस का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहां पास से मुखिया काका जा रहे होते हैं। वीर को वहां खड़े देख वो सोचते हैं राज है और वो उससे बात करने उसके पास चले जाते हैं। अरे राज बेटा, तुम यहाँ दुकान पर नहीं गए क्या?
मुखिया को देख वीर की हवा निकल जाती है। अरे अब ये कहाँ से आ गया? एक काम करता हूँ, शहर वाले चाचा के यहाँ जाने का बहाना मार देता हूँ। जब राज आएगा तो वो भी तो यहीं बोलने वाला है। हाँ काका, शहर वाले चाचा के यहाँ जा रहा हूँ, थोड़ी इमरजेंसी आ गई है। मैं चाचा के घर से होकर आता हूँ, फिर दुकान पर चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे, पर अपना ध्यान रखना। मुखिया वहां से अपने गांव की ओर चला जाता है और वीर वहां बस का इंतजार करने लगता है। मुखिया टहलते टहलते जब बाजार की ओर जा रहा होता है, तभी वो गिरिधर व्यापारी से मिल राज की बात बताने की सोचता है। चलो, अब जब बाजार में आ गया हूं, तो गिरिधर से मिलकर बोल देता हूँ, राज 2-3 दिन बाद दुकान पर आएगा। मुखिया जब गिरिधर की दुकान की ओर जा रहा होता है, तभी पीछे से उसे गिरिधर आवाज लगाता है। मुखिया जी रुकिए, जरा सुनिए तो। गिरिधर की आवाज सुन मुखिया रुक जाता है। अरे गिरिधर बेटा, मैं तुम्हारे पास ही जा रहा था। और मुखिया जी, मैं बस आपसे ही मिलने जाने वाला था। अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए। हाँ बोलो ना बेटा, कुछ काम था क्या मुझसे? नहीं मुखिया जी, कुछ काम नहीं था, बस आपका धन्यवाद करना था। आपने मुझे इतनी जल्दी दुकान के लिए जगह भी दिलवा दी और वहां काम करने के लिए एक भरोसेमंद लड़का भी ढूंढ कर दे दिया। भरोसेमंद लड़के की बात सुनते ही मुखिया को राज की याद आ गई। अरे अच्छा हुआ बेटा, तुमने याद दिला दिया। वो राज 2-3 दिन बाद तुम्हारे दुकान पर काम करने आ जाएगा, तब तक तुम जरा संभाल लेना। उसके चाचा के यहाँ कोई इमरजेंसी आ गई है, तो वो वहीं गया है। मुखिया की ये बात सुनकर गिरिधर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। क्या कहा मुखिया जी आपने? पर राज तो सुबह से मेरी दुकान पर काम कर रहा था, फिर वो चाचा के यहाँ कब चला गया? ऐसे कैसे बेटा? मुझे वो अभी बस अड्डे पर मिला था और उसने मुझे बोला कि वो चाचा के यहाँ जा रहा है। मुखिया जी, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। चलिए एक बार दुकान जाकर दुकान की खबर ले लेते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो चलते हैं। फिर क्या था, मुखिया और गिरिधर दोनों फटाफट से उसकी दुकान पर जाने के लिए निकल जाते हैं। पर जब दोनों उसकी दुकान पर पहुंचते हैं, तो दुकान की हालत देख चौंक जाते हैं। दुकान के सारे आभूषण वहां नहीं थे और राज भी वहां नहीं था। दुकान की ऐसी हालत देख गिरिधर सर पकड़कर रोने लगता है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये कैसा भरोसेमंद लड़का था मुखिया जी तुम्हारा, जिसने मेरी दुकान के सारे आभूषण ही गायब कर दिए। अब आप बताओ मैं क्या करूं? बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। राज ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मुखिया जी आपको विश्वास करना होगा, राज ही ने ये सब किया है। मैं सुबह सुबह ही उसे ये दुकान सौंप कर अपने दूसरे दुकान पर गया था। पर मैंने तो राज को बस स्टैंड पर देखा था। मुखिया जी आपने उसे बस अड्डे पर कब देखा था? बस अभी कुछ देर पहले। आपने उसे अभी देखा था, पर मैं उसे दुकान पर सुबह लाया था। यानी वो दुकान का सारा सामान लेकर गांव छोड़कर भाग गया। गिरिधर फिर से सर पकड़कर रोने लगता है और उसे रोते देख मुखिया उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। अरे रो मत बेटा। अगर राज सही में सारे आभूषण लेकर भाग गया है, तो वो तुम्हारे रोने से नहीं वापस आ जाएंगे। मुखिया की बात सुन गिरिधर रोना बंद कर देता है। तो फिर आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, राज के घर चलकर उसके पिताजी से बात करते हैं इस बारे में। फिर क्या था, मुखिया और गिरिधर दोनों फटाफट से राज के घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों जब राज के घर पर आते हैं तो देखते हैं कि राज के पिताजी सो रहे होते हैं और उसको इतना शांति से सोता देख मुखिया जोर से चिल्लाता है। विकास उठ और देख, तेरे बेटे ने ये क्या कर दिया। उठ जल्दी। मुखिया के इतना जोर से चिल्लाने की वजह से राज के पिताजी विकास उठ जाता है। हाँ मुखिया जी बोलिए, क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अब किस मुंह से बोलूं कि क्या किया है तुम्हारे लड़के ने? मुखिया की ये बात सुन उसे लगता है कि वीर ने फिर से कोई शरारत की है। अब क्या कर दिया इस वीर ने? मुखिया जी मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और जो कुछ हर्जाना है वो भी भरने को तैयार हूँ। इस बार वीर ने कुछ नहीं किया। जो भी किया सब राज ने किया है, और जो किया है उसका हर्जाना तो तुम शायद अपने सारी जमा पूंजी और अपना यह घर और खेती बाड़ी बेच दोगे तो भी नहीं भर पाओगे। क्या कहा आपने? राज ने कुछ किया है? मैं मान ही नहीं सकता हूँ। पहले मुझे भी यही लग रहा था कि राज ऐसा नहीं कर सकता है, पर मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं जो राज ने किया है। ऐसा क्या किया है राज ने मुखिया जी? बेटा, ये जो मेरे साथ खड़े हैं, इनका नाम गिरिधर है। इन्होंने आज ही हमारे गांव में आभूषण की दुकान खोली थी
और मेरे बोलने पर उन्होंने राज को वहां काम करने रखा था और उसने आज ही दुकान से सारे आभूषण की चोरी कर ली और गांव छोड़कर भाग गया। पर यह कब हुआ? कल जब मैं सुबह अपने दोस्त के यहां जा रहा था, तभी तो राज मेरे साथ ही घर पर था। तभी तो उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो राज मुझे कल दोपहर को मिला था, तभी मैंने उसे इनकी दुकान पर काम करने का कहा था और राज ने मुझे तुम्हें ये बात बताने से मना किया था। पता नहीं मुखिया जी, पर मैं आज सुबह ही आया हूं दोस्त के यहां से। पर जब मैं आया तो घर पर ना तो राज था और ना ही वीर। आने दो उसे घर पर। अगर उसने सच में ये किया है तो उसको मैं खुद पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा। कहाँ से दोगे उसे तुम पुलिस वालों को? वो तो गांव छोड़कर भाग गया। क्या कहा आपने? राजगांव छोड़कर भाग गया? अब यह कब हुआ? जब मैं सुबह गांव के बाहर वाले बस अड्डे से गुजर रहा था, तभी मैंने उसे वहां देखा था, बस का इंतजार करते हुए। तो आपने उसे तभी क्यों नहीं पकड़ लिया? तब तक मुझे भी ये सब नहीं पता था। मुझे भी ये गांव में आकर पता चला। पर कम से कम आपने उसे पूछा तो होगा कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ, मैंने पूछा था उसे, तो उसने मुझे कहा कि वो शहर वाले चाचा के यहाँ जा रहा है। उनके यहाँ कुछ इमरजेंसी आ गई है। क्या कहा भैया के यहाँ इमरजेंसी? रुको, मैं अभी उनको फोन करके पूछता हूँ कि राज वहां आया है क्या। विकास तुरंत अपने भाई के यहाँ फोन लगाता है और राज के वहां होने की बात सुन वो गुस्सा हो जाता है और उसे जल्द से जल्द घर भेजने कहता है। क्या हुआ विकास? सही थे ना हम? वो तुम्हारे भाई के यहाँ है ना? हाँ मुखिया जी, वो है तो वहीं पर। मैंने उसे बुला लिया है। उसके आते ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बेटा, हमें भी उसका ही इंतजार है। देखते हैं वो आता भी है या नहीं। राज का इंतजार करते करते रात हो जाती है और अब गिरिधर के सब्र का बांध टूट जाता है। मुखिया जी, मुझे नहीं लग रहा अब वो आएगा। जिसने इतने सारे आभूषण की चोरी की हो, वो लौट कर आए। इतना बड़ा बुद्धू भी कोई हो सकता है क्या? नहीं, मुझे उम्मीद है राज आएगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा है। देखिए भाई, मैं आपका भरोसा लेकर क्या करूंगा? मुझे मेरे आभूषण चाहिए। हाँ गिरिधर सेठ, इतनी देर रुके हो, थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे पूरा यकीन है राज आएगा। हाँ गिरिधर बेटा, जब इतना रुके हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ। विकास, एक काम कर, अपने भाई के यहाँ फोन करके देख राज वहां से निकला या नहीं। जी मुखिया जी, अभी करता हूँ। विकास जब अपने भाई को फोन करता है तो वो कहता है कि राज तो उसी समय निकल गया था। क्या हुआ बेटा? क्या कहा तुम्हारे भाई ने? मुखिया जी, भैया तो कह रहे हैं कि राज तो मेरे फोन करते ही निकल गया था। तो अब तक क्यों नहीं आया? कहीं भाग तो नहीं गया? मुखिया जी, आपको अभी भी लग रहा है? मैं आपको कब से कह रहा हूं कि वो अब नहीं आने वाला है। हमें अब पुलिस में जाकर उसकी रपट लिखवानी पड़ेगी। पुलिस का नाम सुनकर तो विकास की हालत खराब हो जाती है। नहीं गिरिधर सेठ, ऐसा मत कीजिए। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं किसी भी तरह खुद उसे ढूंढकर कल सुबह तक आपकी दुकान पर ले आऊंगा। नहीं, मैं अब और नहीं रुक सकता। मुझे किसी भी तरह मेरे आभूषण चाहिए। मैं तो जा रहा हूं पुलिस के पास। विकास मदद के लिए मुखिया काका से निवेदन करने लगता है। काका, अब आप ही सेठ को समझाइए और मुझे कल सुबह तक का समय दिलवा दीजिए। मैं कहीं से भी ढूंढकर राज को इनके सामने ले आऊंगा। हाँ गिरिधर बेटा, तुमने अब तक इंतजार कर लिया है, तो बस कल सुबह तक का इंतजार कर लो। अगर कल सुबह तक राज नहीं आया तो मैं खुद तुम्हारे साथ पुलिस के पास चलूंगा। गिरिधर मुखिया की बात मान जाता है। ठीक है मुखिया जी, मैं आपकी बातों का लिहाज कर रहा हूं और कल सुबह तक का इंतजार करता हूं। अगर कल सुबह राज नहीं आया तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। गिरिधर वहां से गुस्से में चला जाता है। बेटा, गिरिधर को बोल तो दिया है, पर तुम कहाँ से ढूंढ कर लाओगे राज को? पता नहीं मुखिया जी, पर मैं क्या करता। मुझे अभी के लिए जो सही लगा वो किया। बेटा, वीर का तो समझ आता है, पर राज ने ऐसा क्यों किया होगा? मुखिया के मुंह से वीर का नाम सुनकर विकास को वीर की याद आती है। मैं तो भूल ही गया था। कल से राज के साथ साथ वीर भी गायब है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। किसी तरह राज घर आ जाए बस। बेटा, मैं भी अब घर जा रहा हूं। बस भगवान से ये दुआ करना कि राज किसी भी तरह सुबह तक आ जाए, क्योंकि उसके आने के बाद ही जान पाएंगे कि दाल में क्या काला है। ठीक है मुखिया जी। फिर मुखिया वहां से चला जाता है और विकास परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। हे भगवान, किसी भी तरह सुबह तक राज को घर पहुंचा दो। मुझे उसके ऊपर लगे इन झूठे आरोपों को दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ विकास अपने बच्चों के लिए परेशान था और वहाँ वीर गांव से दूर इतने सारे आभूषण को पाकर बहुत खुश था। फिर अगली सुबह
फिर अगली सुबह जब विकास अपने बच्चों के लिए परेशान होकर घर के बाहर यहाँ वहाँ टहल रहा होता है, तभी उसे पीछे से राज आवाज लगाता है। पिताजी क्या हुआ? आपने मुझे चाचा के यहाँ से इतने जल्दी में क्यों बुला लिया? और आप इतने परेशान क्यों हैं? राज को अपने आंखों के सामने देखकर विकास तो फूला नहीं समाता। कहाँ रह गया था बेटा तू? मैं तो डर गया था कि कहीं सच में तो तू चोरी करके नहीं भाग गया। राज चोरी की बात सुन थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि अभी तक उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। चोरी? मैं क्यों चोरी करूंगा पिताजी? मैं तो चाचा के यहाँ गया था घूमने। बेटा, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी चोरी का आरोप लगा है कि तुमने गिरिधर सेठ के दुकान के सारे आभूषण चुरा लिए और गांव छोड़कर भाग गए। नहीं पिताजी, ये सारी झूठी बातें हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ बेटा, मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारे ऊपर भरोसा है। पर कल वो सेठ और मुखिया जी आए थे। उन्होंने बोला कि कल तुम सुबह उनके दुकान पर काम करने गए और फिर सारी दुकान साफ करके वहां से गांव छोड़कर भाग गए। मुखिया काका ने तो तुम्हें कल गांव के बाहर वाले बस स्टॉप पर देखा भी था। क्या कहा पिताजी कल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कल ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैं तो कल गांव में था ही नहीं। मैं तो परसों रात को ही चाचा के यहाँ चला गया था। क्या कहा बेटा, तू कल गांव में नहीं था? अब विकास को सारी बातें समझ में आ जाती है कि ये काम राज का नहीं, वीर का है। बेटा एक बात बताओ मुझे, तुम अचानक चाचा के यहाँ क्यों चले गए? क्या तुम्हें उन्होंने बुलाया था? नहीं पिताजी, परसों रात को अचानक वीर ने मुझे कहा कि बहुत दिन हो गए हम चाचा के यहाँ नहीं गए और आप भी अपने दोस्त के यहाँ गए थे, तो हम दोनों ने सोचा कि चाचा के यहाँ जाकर आते हैं। यानी तुम दोनों चाचा के यहाँ गए थे? नहीं पिताजी, हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं। हम जब जाने ही वाले थे तभी अचानक वीर को कोई काम याद आ गया तो वो रुक गया, पर उसने मुझे बोला कि वो कल अपना काम निपटा कर आ जाएगा। तो क्या वो आया था वहां? नहीं पिताजी, जब तक मैं वहां था तब तक तो वो वहां नहीं पहुंचा था। तो इससे तुम कुछ समझे बेटा कि वीर कहाँ गया है? पिताजी से ये सारी बातें सुनकर राज को भी सारी सच्चाई समझ आ गई थी। हाँ पिताजी, मैं सब समझ गया हूँ कि वीर ने मुझे परसों इतने घाय में चाचा के यहाँ क्यों भेजा और वो खुद यहाँ क्यों रुक गया। हाँ बेटा, ये तो मैं भी समझ गया हूँ। पर वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। और ऊपर से फंसाया भी किसी खुद के सगे भाई को। पिताजी, पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सेठ जी और मुखिया जी को तो यही लग रहा होगा कि ये सब मैंने किया है। हाँ बेटा, इसी बात की तो चिंता है। रुको, थोड़ी देर सोचने दो। विकास फिर से घर के बाहर टहलना शुरू कर देता है। टहलते टहलते अचानक विकास रुकता है और राज से बोलता है। बेटा, अब हमारे पास एक ही तरीका है तुम्हें बचाने का। वो कौन सा तरीका है पिताजी? बेटा, तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए अब हमें वीर को सबके सामने लाना होगा। क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो हम सेठ जी को और मुखिया काका को बता सकेंगे कि ये पूरी चोरी की प्लानिंग वीर की है। इस चोरी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। पर पिताजी, मुझे बचाने के लिए आपको वीर को पुलिस के हवाले करना होगा। बेटा, अगर आज मैं उसे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा तो आगे वो इससे भी बड़ा गुनाह करेगा। इसलिए अब उसे सजा दिलाना जरूरी हो गया है। पर यह सब करने से पहले हमें मुखिया काका के यहाँ जाना होगा ताकि हम उनको ये सारी खिचड़ी समझा सके। ठीक है पिताजी, चलिए चलते हैं। फिर क्या था, राज और विकास दोनों मुखिया के घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों जब मुखिया के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मुखिया भी अपने घर के बाहर बिस्तर पर बहुत गहरी चिंता में बैठा होता है। मुखिया काका, मैं आ गया हूँ राज को लेकर। राज को देखकर मुखिया खड़ा हो जाता है। राज बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पूरे गांव के बच्चों में से सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ तुम पर था। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुखिया जी, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार राज की पूरी बात सुन लीजिए। वो आपसे कुछ कहना चाहता है। बोलो राज बेटा, क्या बोलना है तुम्हें? मुखिया काका, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सब वीर ने किया है। कल जब ये चोरी हुई थी तब मैं गांव में था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? गिरिधर तुम्हें खुद सुबह सुबह अपने दुकान पर काम करने ले गया था और मैंने भी तुम्हें कल गांव के बस अड्डे पर देखा था। वो मैं नहीं था काका, क्योंकि मैं परसों रात को ही अपने चाचा के यहाँ चला गया था। अगर आप चाहे तो हम चाचा को यहाँ बुला लेते हैं। और तो और, मुझे खुद वीर ने परसों रात को चाचा के यहाँ जबरदस्ती भेजा था और खुद यहाँ रुक गया ताकि वो मेरा नाम लेकर ये चोरी कर सके। ये सब वीर ने किया है मेरा नाम लेकर। उसे मेरा नाम लेकर बदमाशी करने बहुत मजा आता था। वो पहले भी गांव के अलग अलग लोगों को परेशान कर चुका है मेरा नाम लेकर। राज की ये बात सुनकर मुखिया पूरा भ्रमित हो जाता है। पर बेटा, अब तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा कि ये सब वीर ने किया है, तुमने नहीं। हाँ मुखिया जी, हम यही साबित करने यहाँ आपके पास आए हैं। पर सबसे पहले हमें आपसे और सेठ जी से मिलकर ये सारी खिचड़ी बताना था जो वीर बना कर गया है, ताकि वो राज को अपने जगह फंसा सके। विकास बेटा,
तो क्या तुमने कुछ सोचा है राज को निर्दोष साबित करने के लिए? हाँ मुखिया जी, मेरे पास एक तरकीब तो है, पर इसके लिए मुझे आपकी और सेठ जी की मदद लगेगी। बेटा, अगर राज सच में निर्दोष है तो उसे बचाने के लिए मैं तो तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, पर मुझे एक बार गिरिधर से बात कर लेने दो। मुखिया जी, आप सेठ जी को यहाँ बुला लो और मैं जैसा जैसा आपको बोलता हूँ, आप उनको वही सब बोलो। तब तक मैं और राज आपके घर में रुकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने राज को देखा, तो वो इसे कहीं पुलिस को ना पकड़वा दे। ठीक है बेटा, बताओ क्या बोलना है गिरिधर को? मुखिया जी, आप सेठ जी को फोन करके यहाँ बुला लो। तब तक मैं मेरे भाई को बुला लेता हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सबूत है जो जानता है कि जब चोरी हुई, उस वक्त राज यहाँ नहीं था। ठीक है बेटा, मैं गिरिधर को फोन करता हूँ और तुम अपने भाई को जितना जल्दी हो सके यहाँ बुला लो। और हाँ, हो सके तो वीर को भी पकड़ना होगा, क्योंकि अगर वीर नहीं पकड़ाया तो चोरी का सामान नहीं मिलेगा, और जब तक सामान नहीं मिलेगा, हम कितने भी गवाह क्यों ना पेश कर दे, पुलिस वाले राज को ही मुजरिम समझेंगे। हाँ मुखिया जी, आप सेठ जी को बुलाइए और मैं जैसे जैसे कहूंगा उन्हें बस वो करने मना लीजिए। वीर खुद ब खुद गांव लौट कर आ जाएगा। विकास मुखिया को क्या क्या करना है वो सारी बातें बता देता है। ठीक है बेटा, मैं सब समझ गया। अब मैं गिरिधर को यहाँ बुला रहा हूँ, तुम दोनों अंदर जाकर छुप जाओ। फिर क्या था, मुखिया गिरिधर को फोन करता है और विकास अपने भाई को। विकास अपने भाई को फोन करने के बाद राज के साथ मुखिया के घर के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद गिरिधर मुखिया के यहाँ आता है। आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। मुखिया जी, मुझे तो आपके यहाँ आना ही था। याद है ना, आपने कल रात को कहा था कि अगर राज सुबह तक नहीं आया तो आप खुद मेरे साथ पुलिस थाने चलोगे राज की कंप्लेंट लिखवाने। हाँ बेटा, मुझे याद है, और मैंने तुम्हें इसी सिलसिले में यहाँ बुलाया है। बेटा, कल हमारे साथ एक छल हो गया है। छल? कैसा छल मुखिया जी? राज मेरी पूरी दुकान साफ कर गया, उससे बड़ा भी कोई दूसरा छल हुआ है क्या? हाँ बेटा, क्योंकि कल जिसे हम राज समझ रहे थे, वो उसका जुड़वा भाई वीर था, जो पूरा हूबहू राज की तरह दिखता है। क्या कहा मुखिया जी? वीर? अब ये वीर कहाँ से आ गया? आपने तो राज को मेरे यहाँ काम करने भेजा था ना, तो ये वीर कहाँ से आ गया? मुखिया गिरिधर को पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरह वीर ने राज बनकर उसे और गिरिधर को धोखा दिया है, और किस तरह वो राज्य का नाम लेकर उसकी दुकान में चोरी करके भाग गया। गिरिधर मुखिया की ये सारी कहानी सुनकर खुश नहीं था। मुझे ये सब कुछ नहीं पता मुखिया जी। मुझे तो मेरे आभूषण वापस चाहिए बस। फिर उसके लिए पुलिस वीर को पकड़े चाहे राज को, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि राज कौन है और वीर कौन है। क्या पता ये सारी बातें झूठी हों, बस मेरा ध्यान भटकाने के लिए। नहीं बेटा, ये सच है। अगर तुम्हें मेरी बातें झूठ लगती हो, तो तुम गांव में जाकर किसी से भी पूछ सकते हो और पक्का कर सकते हो। नहीं मुखिया जी, मुझे कुछ कच्चा पक्का नहीं करना। आप दोनों में से किसी को भी पकड़ कर लाओ और मेरा सामान मुझे वापस दिलाओ। हाँ बेटा, तुम्हें तुम्हारा सामान वापस दिलाने ही मैंने यहाँ बुलाया है, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। देखिए मुखिया जी, अगर मेरे मदद करने से मेरा सारा सामान मुझे वापस मिल सकता है, तो मैं आपकी हर तरह की मदद करने तैयार हूं। ठीक है, तो मेरे पास एक तरकीब तो है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे तुम्हारे दुकान में से जो आभूषण चोरी हुए, उनकी कीमत क्या थी, वो बतानी होगी। मुखिया जी, कम से कम 20 लाख तक तो होगी। तो मैं गांव में घोषणा कर देता हूँ कि कल तुम्हारे यहां से वीर ने दुकान के सारे आभूषण चोरी कर लिए हैं, और जो भी वीर को पकड़ कर लाएगा, तुम उसे पूरे 12 लाख इनाम के तौर पर दोगे। क्या कहा मुखिया जी? 12 लाख? कहीं आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं बेटा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हें बस कहना है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। बस जब मैं तुम्हें इस इनाम की घोषणा करने कहूंगा, उस वक्त तुम्हें भी यही बोलना है कि तुम्हारे यहां वीर ने चोरी की थी। ठीक है मुखिया जी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगा, पर मैं इनाम विनाम किसी को नहीं दूंगा। हाँ बेटा, टेंशन मत लो, तुम्हें इनाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ठीक है मुखिया जी। फिर अभी मुझे क्या करना होगा? तुम फिलहाल जाकर बाजार वाले चौराहे के पास बैठो, मैं गांव वालों को लेकर वहां पहुंचता हूं। फिर क्या था, गिरिधर वहां से गांव के चौराहे पर जाने के लिए निकल जाता है। गिरिधर के जाने के बाद विकास और राज भी मुखिया के घर के बाहर आ जाते हैं।
क्या हुआ मुखिया जी, सेठ जी माने या नहीं? हाँ बेटा, गिरिधर मान तो गया है इनाम वाली बात पर वो कह रहा है वो कोई इनाम नहीं देगा। नहीं मुखिया जी, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जो सोचा है उसके हिसाब से सब हुआ तो वीर खुद ब खुद गांव चला आएगा और उसे हम ही पकड़ लेंगे। और अगर उसे हमने पकड़ लिया तो सेठ को किसी को भी इनाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर एक बात है, जब तक वीर पकड़ा नहीं जाता मुखिया जी, क्या आप राज को अपने घर पर रख सकते हो? क्योंकि जिस तरह आप और सेठ नहीं समझ पाए कि वीर कौन है और राज कौन, उसी तरह अगर गलती से भी किसी ने राज को देख लिया तो इनाम के चक्कर में वे लोग उसे ही ना पकड़वा दें। ठीक है बेटा, मैं राज को अपने घर पर रखने तैयार हूं, पर तुम आगे बताओ क्या करना होगा। राज बेटा, सबसे पहले तो तुम मुखिया जी के घर में चले जाओ और कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए बाहर मत आना। सब सही होते ही मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी, पर आप अपना ध्यान रखना। विकास के कहते ही राज मुखिया काका के घर में जाकर छुप जाता है। बेटा राज तो चला गया, अब बताओ क्या करना है। मुखिया जी, अगर वीर ने ये चोरी की है तो उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो अकेले कर सके। जरूर गांव में कोई ना कोई तो होगा जिसने उसमें इसकी मदद की होगी। नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है। कल मैंने वीर को अकेले ही देखा था, बस अड्डे पर उसके साथ में तो कोई नहीं था। हाँ मुखिया जी, यही तो अच्छा हुआ हमारे लिए। यानी उसकी मदद करने वाला अभी भी गांव में है जो हमें वीर तक पहुंचा सकता है। बेटा क्या तुम्हें उसका अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है। हाँ मुखिया जी, मुझे अंदाजा ही नहीं, मुझे पक्का पता है। वो उसका सबसे प्रिय मित्र कल्लू होगा, क्योंकि वीर की जैसी हरकतें थीं, उससे कोई दोस्ती कर ही नहीं सकता था। उसका केवल एक मित्र है कल्लू, और पक्का उसने ही उसकी इस चोरी में मदद की है। हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कल्लू की हरकतें भी बिल्कुल वीर वाली ही हैं। उसको भी बिना किसी को परेशान किए पानी का घूंट गले के नीचे नहीं उतरता। तो अब क्या हमें कल्लू को पकड़ना है। नहीं मुखिया जी, आपको बस उसे अपनी बातों से डराकर अपने साथ में करना होगा। बाकी का काम वो खुद कर देगा। पर उसे मैं अपने तरफ कैसे करूंगा, क्योंकि अगर उसने सच में वीर की मदद की है तो वो तो उसे सतर्क कर देगा, तो फिर वीर तो गांव में आएगा ही नहीं। नहीं मुखिया जी, आप शायद अब तक समझे नहीं। रुको, मैं आपको पूरी प्लानिंग बताता हूं। विकास मुखिया को पूरी तरकीब बताता है जिससे वो कल्लू को डरा सके और उसे अपने साथ मिलाकर वीर को किसी भी तरह गांव बुलाने पर मजबूर कर दे। विकास की तरकीब सुनकर मुखिया बहुत खुश होता है। वाह विकास बेटा, क्या तरकीब निकाली है तुमने। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ मुखिया जी, अब सब आप पर है। आप बस किसी भी तरह कल्लू को अपने तरफ कर लेना बस। उसके मदद के बिना हम वीर को नहीं पकड़ पाएंगे, और अगर वीर पकड़ा नहीं गया तो हम राज को निर्दोष नहीं साबित कर सकेंगे। नहीं बेटा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम यहां रुककर राज का ध्यान रखना। पहले मैं गांव में इनाम की घोषणा कर देता हूं, फिर जाकर उस कल्लू से मिलता हूं। ठीक है मुखिया जी, मैं यही रुकता हूं। मुखिया भी फटाफट से गांव के चौराहे पर पहुंच जाता है और सभी गांव वालों को भी बुला लेता है। सुनो सुनो सुनो, ये जो सेठ मेरे बगल में खड़े हैं, उनका नाम गिरिधर है, जिन्होंने कल ही हमारे गांव में सुनार की दुकान खोली थी। पर दुख की बात है कि हमारे ही गांव के एक लड़के ने इनके यहाँ चोरी कर ली है, और उस लड़के का नाम वीर है। ये बात सुनकर सभी गांव वाले आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। रुको भाइयों, पहले सभी लोग एक बार सेठ की बात सुन लो। उन्हें आप सबसे कुछ कहना है। बोलो गिरिधर बेटा, क्या बोलना है तुम्हें गांव वालों से। देखो भाइयों, आप सबसे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे बस इतना कहना है कि वीर ने मेरे यहां से जो चोरी किया है वो सामान पूरे 20 लाख का था। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि जो वीर को पकड़ कर लाएगा उसे मैं पूरे 12 लाख इनाम में दूंगा। और हो सके तो ये घोषणा दूर दूर तक पहुंचा दो। गिरिधर की ये घोषणा सुन पूरे गांव वाले तो जैसे पागल से हो जाते हैं, क्योंकि वीर को बस पकड़ने के उनको 12 लाख मिलने वाले थे। ठीक है, तो भाइयों खड़े क्या हो, जाओ, जितनी जल्दी हो सके उस चोर वीर को पकड़कर सेठ को सौंप दो, और अपने हिस्से के 12 लाख इनाम के सेठ से ले जाओ। फिर क्या था, सारे गांव वाले वहां से निकलकर सेठ की घोषणा को हर जगह फैलाने निकल जाते हैं। मुखिया जी, जैसा आपने बोला था मैंने वैसे कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। देखो कैसे वीर को हम तुम्हारे सामने लेकर आते हैं। ठीक है मुखिया जी,
जितना जल्दी हो सके उसे पकड़ लीजिए और मेरा सामान मुझे वापस दिला दीजिए। फिर क्या था, गिरिधर अपने दुकान की तरफ निकल जाता है और मुखिया कल्लू के घर के लिए निकल जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ सेठ की इनाम की घोषणा पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। हर जगह बस इसकी ही बात चल रही होती है। और वही मुखिया भी कल्लू से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। और बेटा कल्लू, क्या हो रहा है? सब ठीक तो है ना? कल्लू मुखिया को देख थोड़ा डर जाता है, क्योंकि आज तक मुखिया कभी उससे मिलने उसके घर नहीं गया था। हाँ मुखिया जी, सब मस्त हैं। और आप अचानक यहाँ मेरे घर पर? कुछ काम था क्या? बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं तुमसे मिलने क्यों आया हूँ। नहीं मुखिया जी, मुझे नहीं पता। बोलिए, आप क्यों आए हो? मुझसे कोई काम है तो बताओ। हाँ बेटा, एक काम तो है जो सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। मुखिया की ऐसी बातें सुनकर कल्लू को कुछ समझ नहीं आता है कि मुखिया उससे किस बारे में बात कर रहा है। बोलिए मुखिया जी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बेटा, तुमने गिरिधर सेठ की इनाम की घोषणा तो सुन ही ली होगी अब तक। हाँ मुखिया जी, पूरे गांव में बस यही बात चल रही है। हाँ, तो क्या तुम्हें नहीं चाहिए वो 12 लाख रुपए? मुझे कैसे मिलेंगे मुखिया जी वो? मैं कहाँ से पकड़ कर लाऊंगा वीर को? देखो बेटा, इतने भोले भी मत बनो, मुझे सब पता है वीर और तुम्हारे बारे में। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। आप क्या जानते हो मेरे और वीर के बारे में? बेटा, मैं अभी तुमसे एक बात कहने जा रहा हूं, बस हो सके तो ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। हाँ बोलिए मुखिया जी। बेटा, वीर ने जो किया है उसमें मैं भी शामिल हूं। ये सारा आइडिया मेरा ही था, क्योंकि मैं जानता था कि उसके अलावा हमारे गांव में इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। मुखिया की यह बात से तो कल्लू असमंजस में पड़ जाता है। बेटा डरो मत, मुझे सब पता है कि उस चोरी में तुमने भी उसका साथ दिया है, पर मेरे बिना ये चोरी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने ही उस सेठ को अपने गांव में दुकान दिलाई और वीर को राज बनकर उसकी दुकान पर काम करने भेजा था। क्या बात कर रहे हो मुखिया जी? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। बस क्या था, कल्लू की ये बात सुनकर मुखिया को समझ जाता है कि विकास सही था। कल्लू भी उस चोरी में शामिल था, पर वो उसे कुछ नहीं कहता है। हाँ बेटा, पर मैंने ही उसे कहा था कि किसी को मत बताना कि मैं भी उसमें शामिल हूं, पर अब उसने मेरे साथ एक धोखा कर दिया है। वो कैसे मुखिया जी? बेटा, मैंने जब सेठ से कहा था कि तुम्हारे दुकान पर कितने का सामान होगा, तो उस वक्त सेठ ने कहा था कि सामान पूरा 10 लाख तक होगा, पर अब मुझे पता चला कि सामान पूरे 20 लाख का है। बोलना मत किसी को, पर उस वक्त वीर ने मुझे 4 लाख देने की बात की थी और 6 लाख उसने अपने पास रखने का तय किया था, पर अब तो मेरे साथ गलत होगा। मुखिया की ये बात सुनकर कल्लू भी बहुत गुस्सा हो जाता है। क्या कहा मुखिया जी? उसने आपको 4 लाख देने की बात की थी, पर उसने मुझे तो कहा था कि सामान पूरा 5 लाख का है और वो मुझे उसकी मदद करने के लिए 2 लाख देगा, क्योंकि वो चोरी करने वाला था और मैं बस उसकी गांव में रहकर मदद करने वाला था, तो मुझे 2 लाख वाली बात मंजूर थी। यानी वो तो हम दोनों को चुना लगा रहा है। तो अब क्या करें मुखिया जी? बेटा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम बस उसे किसी भी तरह यहां बुला लो। हम उसे पकड़कर सेठ को दे देंगे और इनाम के 12 लाख आपस में बांट लेंगे। इससे तुम्हें भी 4 लाख का फायदा होगा और मुझे भी 2 लाख का, क्योंकि अगर हम उस धोखेबाज को नहीं पकड़ेंगे तो वो हम दोनों को चुना लगाकर भाग जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। मुखिया की बात सुनकर कल्लू उसकी जाल में फंस जाता है और उसका साथ देने मान जाता है। ठीक है मुखिया जी, पर मैं उसे क्या कहकर यहां बुलाऊं? क्योंकि वो इतना जल्दी आने मानेगा थोड़ी। बेटा, उसके लिए भी मेरे पास एक तरकीब है। तुम उसे बोल देना कि पुलिस ने राज को चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया है और इस खबर को सुनते ही तुम्हारे पिताजी कोमा में चले गए हैं। ये सब सुनकर उसे लगेगा कि उसका रास्ता पूरा साफ हो गया है और उसे अब कोई नहीं पकड़ेगा। ये अच्छी तरकीब है, क्योंकि अगर राज भी नहीं होगा और उसके पिताजी भी नहीं होंगे तो ये सुनकर तो वीर वापस आ ही जाएगा। फिर क्या था, कल्लू फटाफट से वीर को फोन करके जैसे जैसे मुखिया ने कहा था वैसे वैसे झूठी कहानी सुना देता है और उसे सुनकर वीर भी मान जाता है। क्या हुआ बेटा, वीर ने क्या कहा? मुखिया जी, आपकी तरकीब काम कर गई, वीर मान गया है, कल सुबह वो आ जाएगा। बेटा तो एक काम करना, तुम उसे लेने बस अड्डे पर चले जाना, पीछे से मैं और सेठ आ जाएंगे। हम उसे पकड़कर सेठ को वहीं सौंप देंगे और अपना अपना इनाम
सेठ से वहीं ले लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा मुखिया जी। तो सुबह जब मैं उसे बस अड्डे से लेने जाऊंगा तो आपको खबर करता जाऊंगा। आप याद से सेठ को लेकर आ जाना। हाँ, और याद रहे कि सेठ को इनाम के पैसे साथ लेकर आने बोलना। मैं वो पैसे लेकर वहां से कहीं और चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। मुखिया कल्लू के यहाँ से निकलकर सीधा सेठ से मिलने जाता है और सारी बात बता देता है। बेटा, कल मेरे फोन करते ही तुम अपने साथ पुलिस लेकर सीधा बस अड्डे पर आ जाना। तुम्हें तुम्हारा मुजरिम मिल जाएगा। ठीक है मुखिया जी, मैं कल समय से पुलिस वाले को साथ लेकर आ जाऊंगा। फिर मुखिया वहां से निकलकर अपने घर जाता है। बेटा विकास, तुम्हारी बात सही निकली। कल्लू भी वीर के साथ इस चोरी में शामिल हैं, और तो और तुम्हारे तरकीब से वो हमारे जाल में फंस भी गया और उसने वीर को यहाँ कल सुबह बुला भी लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी। तो कल पहले कल्लू को वीर से मिलने दो। पीछे से मैं, आप, सेठ जी और पुलिस, हम सब मिलकर उन दोनों को चौंका देंगे। ठीक है बेटा, मुखिया जी, हो सके तो कल तक मुझे और राज को आपके यहाँ रहने दीजिए। इसमें कहना क्या है बेटा, तुम दोनों यहाँ रुक सकते हो। फिर अगली सुबह सुबह कल्लू बस अड्डे पर जाकर वीर का इंतजार करने लगता है। फिर कुछ समय बाद बस आती है और उस बस से वीर नीचे उतरता है। अरे कल्लू, तू यहाँ इतनी जल्दी आ भी गया? बस क्या भाई, तेरी वजह से मैं इतना मालामाल होने वाला हूं तो मेरा आना तो बनता ही है। वीर को कल्लू की बातें कुछ नहीं समझ आती है। यहाँ दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तो एक तरफ से सेठ और मुखिया आते हैं और दूसरी तरफ से विकास और पुलिस वाले आते हैं। इन सब को देखकर तो वीर के साथ साथ कल्लू भी डर जाता है। ये लो गिरिधर बेटा, तुम्हारे गुनहगार दोनों को पकड़ लो। और हाँ, अब तो तुम्हारा सामान भी इस वीर से मिल जाएगा और तुमको किसी को इनाम देने की भी जरूरत नहीं है। मुखिया की बात सुनकर वीर और कल्लू दोनों समझ जाते हैं कि मुखिया ने दोनों को चुना लगा दिया है। इंस्पेक्टर साहब, इस वीर को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से लेकर चले जाइए। अपने पिता की ये बात सुनकर वीर अपने पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, पर पुलिस वाले उसे और कल्लू दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उनके साथ सेठ भी चला जाता है। धन्यवाद मुखिया जी। अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं अपने निर्दोष बेटे को कभी बचा नहीं पाता। बेटा, इसमें धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना तुम्हारे तरकीब हम इन दोनों को पकड़ ही नहीं पाते। तो इस तरह विकास की सूझबूझ और मुखिया की मदद से वीर पकड़ा जाता है और राज निर्दोष साबित होता है। तो दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियां देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।